अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। बच्चों, आज की वीडियो में यूनिट 11 ऑसिलेशंस के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है। और एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस का मकसद सिर्फ इतना ही है कि जो कॉन्सेप्ट उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर है उसको एक रिव्यू करना और फिर सॉल्व तो कर ही रहे हैं एमसीक्यूज़ को। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। टू सिंपल पेंडुलम्स, दो सिंपल पेंडुलम है ए और बी। एक को पेंडुलम ए बोल दिया, एक को पेंडुलम बी बोल दिया, और उनकी जो लेंथ है वो बराबर है। ठीक है, एंड इक्वल एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस, जो एम्पलीट्यूड है वो भी इक्वल है। बट द मास ऑफ ए इज ट्वाइस द मास ऑफ बी, जो मास लगा हुआ है ए पेंडुलम पर वो डबल है, दुगना है मास ऑफ बी के, वो मास जो कि पेंडुलम बी पर लगा हुआ है। और उनके टाइम पीरियड टी ए और टी बी हैं और एनर्जी ई ए और ई बी रिस्पेक्टिवली हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? टाइम पीरियड्स का आपस में क्या रिलेशन बनेगा और उन एनर्जीज का आपस में क्या रिलेशन बनेगा, ये हमें देखना है। ठीक है, और सिर्फ याद ये रखना है सब कुछ इक्वल है सिवाय इसके कि जो मास है ए का वो डबल है मास ऑफ बी के। अब इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है। यहाँ पे दो चीज़ों की बात हो रही है। एक तो बात हो रही है टाइम पीरियड की, जो कि बराबर होता है 2π√L/g, और दूसरी बात हो रही है एनर्जी की। और अगर आप टोटल एनर्जी मालूम करना चाहते हैं ना किसी भी पॉइंट पर सिंपल पेंडुलम की, तो दो एनर्जी होती है सिंपल पेंडुलम के पास। एक काइनेटिक एनर्जी होती है और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एक काइनेटिक है और एक पोटेंशियल है। काइनेटिक होती है 1/2mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, जिसमें से इंपॉर्टेंट बात यह है कि m जो है वो कॉमन आ रहा है, तो 1/2v² और gh कर लेते हैं। एनर्जी इस पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब गिवन क्या था कि जो मास है ए का, ठीक है, वो 2 गुना है किसके? मास ऑफ बी के। ठीक है, जो मास है, ये जो m की वैल्यू लिखी हुई है इसी के बारे में कह रहे हैं ना। ये आप देखिए यहाँ पर कि जो मास है ए का वो दुगना है मास ऑफ बी के, यानी कि ए का मास ज़्यादा है। अब बात यह है कि ये तो इंडिपेंडेंट होता है मास के, ठीक है ना, ये तो मास पे डिपेंड करता ही नहीं है। इसका मतलब कंफर्म बात ये हो गई कि जो दोनों पेंडुलम होंगे उनका टाइम पीरियड बराबर होगा, क्योंकि मास चेंज करने से टाइम पीरियड में फ़र्क पड़ता ही नहीं है। लेंथ पर होता है, बट लेंथ तो दोनों की बराबर है। अच्छा, मास पे डिपेंड करती है एनर्जी। इसका मतलब जिसका मास ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा। तो हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी जो ए वाले पेंडुलम की है वो ज़्यादा होगी एनर्जी बी वाले पेंडुलम से। तो हमें बस इसको देखना है, इस ऑप्शन को देखना है। जहाँ ये ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि है हमारा पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, इन ऑर्डर टू डबल द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, अगर हम चाहते हैं कि किसी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड डबल कर दें, सो इट्स लेंथ शुड बी डबल, लेंथ को क्वाड्रुपल कर दें, मास को डबल कर दें या मास को क्वाड्रुपल कर दें। तो देखो बात बड़ी सिंपल सी है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सबसे अहम बात यह है कि आपको टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि है 2π√L/g। अब इस फॉर्मूले के मुताबिक जैसा मैंने आपको समझाया कि मास पे तो डिपेंड ही नहीं करती, इसका मतलब सी और डी ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें लेंथ के साथ रिलेशन देखना है कि लेंथ को कितना करना पड़ेगा कि टाइम पीरियड जो है वो डबल हो जाए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अलग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² और साथ में आ जाएगा L/g। L बराबर आ जाएगा हमारे पास GT² डिवाइड बाय 4π² के। ठीक है जी। अब एक्चुअल लेंथ तो L के बराबर है। मैं देख रहा हूँ कि L डैश कितना हो जाएगा अगर टाइम पीरियड डबल हो जाए। तो अगर टाइम पीरियड की जगह पे मैं डबल पुट करता हूँ तो G अपनी जगह पर है, यहाँ पे 2t का स्क्वायर आना चाहिए, फिर आ जाएगा 4π² और यहाँ पे आ जाएगा L डैश, यानी कि जो नया टाइम पीरियड है वो पुराने वाले का डबल हो गया है। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 बाहर आ जाएगा और बाकी क्या बच गया? बाकी बच गया GT का स्क्वायर डिवाइड बाय 4π², ये आ गया L डैश। अब अगर आप ये बात नोट करो तो ये पूरी चीज़ किसके बराबर है? ये पूरी वैल्यू L के बराबर है। इसका मतलब ये है कि L डैश बराबर आ जाएगा 4 अपनी जगह पर है और इसकी जगह पर आ जाएगा L। इट मीन्स लेंथ को जब हम 4 गुना करते हैं तो टाइम पीरियड जो है वो डबल हो जाता है सिंपल पेंडुलम का। तो करेक्ट आंसर ये है कि हमें लेंथ को 4 गुना करना पड़ेगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3, अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है जिसका एम्पलीट्यूड ए के बराबर है। ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड ए है एंड टाइम पीरियड टी है।
तो मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी? एम्पलीट्यूड ए के बराबर है और टाइम पीरियड स्मॉल टी के बराबर है, कहीं पर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अब वैसे जो फॉर्मूला है ना स्पीड का फॉर्मूला होता है यहाँ पर ओमेगा, ठीक है, और फिर यहाँ पर आ जाता है एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस किस्म का हमारे पास फॉर्मूला है, जहाँ पर ये जो चीज़ है ये एम्पलीट्यूड को शो करती है जो फिलहाल ए है। ठीक है, और टाइम पीरियड को देखो इन्वॉल्व करवाते हैं। टाइम पीरियड का वैसे फॉर्मूला क्या होता है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई ओवर ओमेगा। तो इसका मतलब ओमेगा बराबर आ जाएगा 2 पाई डिवाइड बाई टी के, और इस वाले केस में उन्होंने स्मॉल टी बोला है तो मैं स्मॉल टी लिख दूंगा इधर भी। ओमेगा की जगह पे ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं तो इसका मतलब v बराबर आ जाएगा 2 पाई डिवाइड बाई टी, और यहाँ पर आ गया है a का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एम्पलीट्यूड को उन्होंने a से शो करा था। अब वो कह रहे हैं मैक्सिमम स्पीड, फॉर मैक्सिमम स्पीड। अगर आप मैक्सिमम स्पीड मालूम करना चाहते हो तो याद रखो वो होती है मीन पोजीशन पर, और मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होती है। मैक्सिमम स्पीड मीन पोजीशन पर होती है, यानी डिस्प्लेसमेंट होगा ज़ीरो। यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे तो v के साथ m लिख देता हूँ क्योंकि अब मैक्सिमम स्पीड है। ये हो गया 2 पाई डिवाइड बाई टी, और साथ में ये तो हो जाएगा अंडर रूट a का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। ज़ीरो ख़त्म, a से रूट हो गया कैंसिल, स्क्वायर से रूट हो गया कैंसिल, तो Vm बराबर आ गया 2 पाई डिवाइड बाई टी, और साथ में वैल्यू आ गई a। अब ये ऑप्शन हमें देखना है कहीं पर मिल जाए। 2 पाई के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है और डिवाइड में t लिखा हुआ है। 2 पाई के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड में t लिखा हुआ है, यानी कि डी जो है वो होगा करेक्ट आंसर। अ स्प्रिंग अटैच्ड बाय अ लोड ऑफ वेट W। एक रस्सी स्प्रिंग है, उसको हमने अटैच करा है किसी वेट से जो कि W है, और फिर ऑब्जेक्ट जो है वो वाइब्रेट हो रहा है, उसका टाइम पीरियड कैपिटल T के बराबर है। इफ़ द स्प्रिंग इज़ डिवाइडेड इन 4 इक्वल पार्ट्स, और उसी स्प्रिंग को, वही जो स्प्रिंग था उसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एंड द सेम लोड इज़ सस्पेंडेड फ्रॉम वन ऑफ दीज पार्ट्स। ठीक है ना, सेम लोड जो है वो हर एक पार्ट से जो है वो लटका दिया गया, तो नया टाइम पीरियड कितना होगा? उनमें से किसी एक पार्ट से लटका दिया गया उसी लोड को, तो बताइए कि अब टाइम पीरियड कितना होगा। ठीक है जी, स्प्रिंग की बात हो रही है, तो क्वेश्चन पर आते हैं, समझाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4, बात यह है कि हमने यहाँ से एक स्प्रिंग था जिसकी लंबाई मिसाल के तौर पे इतनी थी। ठीक है, मिसाल के तौर पे इसकी लंबाई जो है वो बराबर थी 4 सेंटीमीटर के। अब एक एक सेंटीमीटर का बना लेंगे, और हमने लोड कितना रखा था इसके ऊपर? W के बराबर रखा था। अब इसी स्प्रिंग को 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया ना। पहला पार्ट मिसाल के तौर पे ये वाला हो गया, दूसरा पार्ट ये वाला हो गया, तीसरा पार्ट ये वाला, और चौथा पार्ट भी ये वाला हो गया। इनमें से किसी भी एक से जो है ना मैंने दोबारा से इसी लोड को लटका दिया, मिसाल के तौर पे इससे लटका दिया। अच्छा, इसका टाइम पीरियड T के बराबर था, तो बताइए T डैश जो है वो किसके बराबर होगा? अब बात आपने क्या याद रखनी है? बात आपने ये बात रखनी है याद कि जब भी हम स्प्रिंग को छोटा कर देते हैं तो जो K की वैल्यू है वो रिड्यूस होती है। ठीक है ना, जैसे लेंथ ऑफ स्प्रिंग को हम कम कर देते हैं तो इसका मतलब K की वैल्यू पे क्या असर पड़ता है? याद रखिए कि अब उसको स्ट्रेच करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। जब स्ट्रेच करना डिफ़िकल्ट हो गया तो इसका मतलब जो K है, यानी कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, उसमें क्या हो जाएगा? उसमें इजाफा हो जाएगा। लेंथ कम हो गई, लेंथ कम तो स्टिफ हो गया, जो स्प्रिंग था वो स्टिफ हो गया, सख्त हो गया, यानी कि K की वैल्यू बढ़ जाएगी। आप याद रखिएगा, छोटे स्प्रिंग को खींचना मुश्किल होता है, बड़े स्प्रिंग को खींचना आसान होता है, इससे आप बात याद रखेंगे। अब इसका मतलब हमने लेंथ को 4 गुना कम कर दिया, इसका मतलब जो K है उसमें 4 गुना इजाफा हो जाएगा। अब जो नया K होगा, जिसको K डैश कह सकते हैं इस छोटे वाले स्प्रिंग का, अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K था तो इसका K डैश हो जाएगा। ठीक है, अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट m ओवर K के बराबर। अब अगर K के साथ 4 आ गया तो हम लिखेंगे 2 पाई अंडर रूट m ओवर 4K, ये आ गया टाइम पीरियड। अच्छा, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 के बराबर, तो नया जो टाइम पीरियड होगा T डैश, ये बाहर आके 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 पाई अंडर रूट m अपॉन K मैंने एज इट इज़ लिख दिया। ये जो चीज़ है ये बराबर थी एक्चुअल टाइम पीरियड के, तो इसका मतलब T डैश बराबर आ जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ T के। अगर स्प्रिंग को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं तो जो टाइम पीरियड है वो आधा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जल्दी जल्दी स्प्रिंग वाइब्रेट होने लगेगा। T डिवाइड बाय 2 होना चाहिए, दिस वन T डिवाइड बाय 2।
क्वेश्चन नंबर 5, द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज प्रोपोर्शनल टू, जो टोटल एनर्जी होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर वो डायरेक्टली डिपेंड करती है या प्रोपोर्शनल होती है किस चीज़ के, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ मोशन, एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन। तो उसका फॉर्मूला है जो कि हमने ड्राइव भी किया हुआ है, जो टोटल एनर्जी होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो बराबर होती है 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर। ठीक है ना, के तो आपको पता है स्प्रिंग कांस्टेंट है क्योंकि हमने ड्राइव किया था उसको इसी केस के अंदर ना। मेन बात क्या है, मेन बात ये है कि एनर्जी डायरेक्टली किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड पे। एक्स नॉट आपको पता है ना, एक्स नॉट क्या होता है, एक्स नॉट बेसिकली एम्पलीट्यूड होता है, तो ये तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हो गया, तो करेक्ट आंसर होना चाहिए प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 6, अ चाइल्ड स्विंगिंग ऑन अ स्विंग। ठीक है ना, एक बच्चा है वो एक झूले के ऊपर झूल रहा है, स्विंग कर रहा है, इन सिटिंग पोजीशन बैठा हुआ है, स्टैंड्स अप खड़ा हो जाता है, देन द टाइम पीरियड ऑफ द स्विंग विल। एक बच्चा पहले सिटिंग पोजीशन में था, फिर वो स्टैंडिंग पोजीशन में आ गया एक पेंडुलम पे, यानी कि झूला ही है, पेंडुलम हो गया किस्म का। तो बताइए कि टाइम पीरियड पर क्या असर पड़ेगा, इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा, सेम रहेगा, या फिर इंक्रीज़ होगा अगर बच्चा जो है वो लंबा है और डिक्रीज़ हो जाएगा अगर बच्चा छोटा है। इस किस्म के ऑप्शन आमतौर पे चलते नहीं हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 से समझाना है। अब देखिए टाइम पीरियड जो है ना, पेंडुलम यहाँ पे बन रहा है ना, तो टी बराबर होता है 2π√L/g के। एक्चुअल जो लेंथ होती है ना उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, अगर एक बच्चा जो है वो झूल रहा है, मिसाल के तौर पे यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो झूले के ऊपर झूल रहा है और वो सिटिंग पोजीशन में, ठीक है ना, वो बैठा हुआ था यहाँ पर सिटिंग पोजीशन के अंदर है, तो जो सेंटर ऑफ मास है ना उस पूरे सिस्टम का वो यहाँ कहीं पर आ गया, पॉइंट सी पर आ गया। ठीक है, तो जो मेन जो लेंथ है ना पेंडुलम की, जिसको हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, वो फॉर एग्जांपल बराबर है एल के। अब इसी पेंडुलम के ऊपर, सॉरी इसी स्विंग के ऊपर वो यहाँ से यहाँ तक स्विंग कर रहा है, ठीक है, वही बात है, सेम स्विंग कर रहा है, लेकिन अब वो स्टैंडिंग पोजीशन में, वो जो बच्चा है जो यहाँ पे बैठा हुआ था, अब वो फॉर एग्जांपल स्टैंडिंग पोजीशन में है यहाँ से, ठीक है, ये स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर आ गया। अब आप जो देखेंगे ना, जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ कहीं पर शिफ्ट हो गया, अब जो लेंथ है वो इतनी हो गई। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो लेंथ है उसमें कमी आ गई है, जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक वो ज़्यादा है, और ये जो लेंथ है ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास है उस सिस्टम का वो थोड़ा सा ऊपर आ गया। अब क्योंकि लेंथ डिक्रीज़ हो गई है, तो लेंथ डिक्रीज़ होने का मतलब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड भी डिक्रीज़ हो जाएगा। गलती से मैंने एरो पर लगा दिया। जब लेंथ डिक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब कन्फर्म है कि टाइम पीरियड भी डिक्रीज़ होना चाहिए। तो फिर ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर, टाइम पीरियड विल डिक्रीज। ठीक है ना, वो आप प्रैक्टिकली भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, किसी झूले के ऊपर बैठ के देखें और झूले के ऊपर खड़े होकर देखें, तो आप देखेंगे जो टाइम पीरियड है उसके ऊपर ये इफेक्ट पड़ेगा, टाइम पीरियड जो है वो कम हो जाएगा क्योंकि लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है जी, तो इफ़ अ बॉडी ऑसिलेट, नंबर 7, इफ़ अ बॉडी ऑसिलेट्स एट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोई बॉडी ऑसिलेट कर रही है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी है, ऑफ द ड्राइविंग फोर्स, कोई और फोर्स है जो कि उसको ड्राइव करा रही है, मूव करवा रही है, देन द ऑसिलेशन आर कॉल्ड, इनको कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी एक बॉडी वाइब्रेट करे किसी दूसरे बॉडी के वाइब्रेट होने की वजह से, तो इस सूरत में उसे कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन या फोर्स्ड वाइब्रेशन, और वही बेसिकली सवाल है। नंबर 8, अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन, कोई भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है जिसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन के बराबर है, इज फोर्स टू ऑसिलेट विद अ ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी। ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है उस ऑब्जेक्ट की, उस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, वो ओमेगा एन है, और उसको वाइब्रेट करवाया जा रहा है, जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है जो उसे फोर्स्ड कर रही है वाइब्रेट करवाने के लिए, ओमेगा डी है। तो रेजोनेंस कब होता है, याद रखिए रेजोनेंस तब होता है जब किसी बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, बराबर हो जाए ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ, तो फिर रेजोनेंस होता है, यानी कि दोनों का बराबर होना ज़रूरी है। तो करेक्ट आंसर ये होगा कि जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो बराबर हो जाए ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ, उसे कहते हैं रेजोनेंस। क्वेश्चन नंबर 9, इन व्हीकल्स शॉक एब्जॉर्बर्स रिड्यूस द जर्क्स, व्हीकल्स में जो शॉक एब्जॉर्बर हैं उनके काम क्या होते हैं। द शॉक एब्जॉर्बर इज द एप्लीकेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, सही बात है, डैम्पिंग होती है उसके अंदर, डैम्प्ड ऑसिलेशन होती है। डैम्पिंग इफेक्ट इज ड्यू टू द
फ्रिक्शनल लॉस ऑफ एनर्जी होता है, सही बात है, आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम से एनर्जी कम होने लगती है। शॉक एब्जॉर्बर्स इन व्हीकल्स रिड्यूसेस जर्क, वो ऊपर भी लिखा हुआ है इन्होंने, बहरहाल रिड्यूस करता है जर्क को, तो तीनों बातें सही हैं, ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, अ हैवीली डैम्प्ड सिस्टम हैज़ अ फेयरली फ्लैट रेजोनेंस कर्व। जो हैवीली डैम्प सिस्टम होता है ना, उसमें जो रेजोनेंस कर्व बनता है वो काफ़ी हद तक फ्लैट ही होता है तकरीबन, लेकिन वो किस ग्राफ के अंदर होता है? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होता है, एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, या डिस्टेंस टाइम ग्राफ? तो एक्चुअली वो ग्राफ होता है एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ठीक है ना। और उसकी मैं मिसाल आपको दिखा भी देता हूँ। ये जो ग्राफ है ना, ये आप देख लो, ये एम्पलीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो लार्ज डैम्पिंग होती है ना, वो एक्चुअली रिलेटिवली जो है वो फ्लैट कर्व के अंदर होती है। ठीक है, दैट्स वाई मैंने सेलेक्ट करा था एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी ग्राफ। ठीक है जी, तो ये थे वो 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑसिलेशन से रिलेटेड, जिनकी एक्सप्लेनेशन मैंने करी और कॉन्सेप्ट भी बताने की कोशिश करी। आई होप समझ में आ गए होंगे। सवाल पूछे जा सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।